माननीय सदस्य कृपया ध्यान दीजिए, सभापति महोदय पधार रही हैं, कृपया खड़े हो जाइए। मैं युवा संसद में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा उम्मीद करती हूँ कि ये शब्द देश के सरल विकास में सहायक होगा। अब सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत होगा। राष्ट्रीय गीत शुरू करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्लकुसुमित ध्रुवदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। Members, please sit down. सबसे पहले मैं न्यू इलेक्टेड मेंबर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब शपथ ग्रहण करने नव निर्वाचित सदस्यों का होगा, जिसकी प्रक्रिया महासचिव द्वारा की जाएगी। अब शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान आरंभ करें। धन्यवाद महोदय। दृष्टि दीक्षित जो बंगाल के आसनसोल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हैं, वो कृपया अपनी शपथ ग्रहण करने यहाँ आए। महोदय, आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञा लेंगी? आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? I, Drishti Dixit, having been elected a member of Legislative Assembly, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. अब कशिश जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित है, वो अपना शपथ ग्रहण करने यहाँ आए। महोदय, आप शपथ लेंगे प्रतिज्ञा? शपथ। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहते हैं? हिंदी। मैं कशिश जो युवा संसद की सदस्य हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। धन्यवाद। अब सदन की कार्यवाही शुरू की जाए। प्रश्नकाल आरंभ। क्वेश्चन नंबर 215, श्रीमती सरस्वती। सर्वप्रथम
सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछने का मुझे अवसर प्रदान किया। महोदय, आशा है कि मुझे संतोषजनक जवाब मिलेगा। हाल ही में हमारे देश में 2 जघन्य घटनाएं हुई, और तो और वो दोनों राज्य इन्हीं के द्वारा शासित प्रदेश थे। मान्यवर, जो घटनाएं हुई उसमें बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के भी मामले आए। उन बच्चियों ने पुलिस में भी शिकायत की, परंतु वहां कोई राहत नहीं मिली। उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ा। क्या सरकार ने सोचा कि उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा? सरकार ने उसके लिए क्या कार्यवाही की? महोदया, मैं कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाना चाहूंगी। बीते कुछ वर्षों में साक्षरता दर, जिसमें महिला साक्षरता दर है 65.46% और पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। इन्होंने बेटी को इतना काबिल बनाया है कि आज तक महोदया केवल एक बार ही किसी महिला का चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिए हुआ है। अब बात करते हैं NFHS सर्वे में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, परंतु मैं गौर फरमाऊं घटनाओं पर तो NCRB रिपोर्ट्स के अनुसार 32,033 वार्षिक मामले दर्ज हुए हैं। अंत में मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहूंगी, क्या बेटी सच में सुरक्षित है? जहां आपके ही विधायक घटना के दोषी पाए जाते हैं, और क्या आपके शासनकाल में कभी महिला प्रधानमंत्री बनकर सत्ता संभालेगी? माननीय मंत्री महोदय, कृपया जवाब दीजिए और मुझे बेटी के प्रति इन घटनाओं पर आश्वस्त कीजिए। धन्यवाद। साइलेंस प्लीज। माननीय होम मिनिस्टर। सर्वप्रथम मैडम स्पीकर, धन्यवाद चाहूंगा कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। महोदय, बात मैं ये कहते हुए आरंभ करना चाहूंगा कि बेटी स्वस्थ है, बेटी स्वस्थ थी, बेटी स्वस्थ रहेगी, इसकी आपको आश्वस्ता नहीं होनी चाहिए। और पहली बात, इन्होंने NHFC की रिपोर्ट दी कि 1000 पे 1020 लड़कियां हैं। मैं ये बताऊंगा महोदय, 1024 लड़कियां हैं, ना कि 1020। महोदय, फिर यहाँ पे इन्होंने रेप केस की बात की, कहा कि हमारे ही पार्टी के विधायक उसमें शामिल होते हैं। महोदय, जो घटना कोर्ट में हो, जो अभी प्रोसेस चल रहे हो, जिसके ऊपर अभी आरोप सिद्ध ना हुआ हो, उसे आरोपी बना के दिखाना ये बहुत गलत है महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए। महोदय, जिस रेप घटना की बात कर रही है वो MP की है महोदय। 7.33 करोड़ वहां की आबादी है, और महोदय विदिन 24 आवर्स FIR दर्ज की जाती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। महोदय, ऐसा उन्होंने किया, उन्होंने FIR दर्ज की, बिल्कुल लीगल तरीके से काम हुआ है। महोदय, रेप चाहे किसी भी रूलिंग पार्टी के क्यों ना हो, वो गलत है, वो मानवता के विपरीत है, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, चाहे वो हमारी पार्टी हो। ये हुआ है, बहुत ही गलत घटना घटी है, और मैं ये संसद में सभी को आश्वस्त करता हूं कि हमने उन्हें सजा दी है, देंगे और आगे देते रहेंगे। और अगर आरोप हमारे विधायक पे, हम में से किसी पे भी सिद्ध हुआ तो हम एकदम खुशी आरोप ग्रहण करेंगे महोदय। फिर बात उठी कि 74 कंट्री में 116वां पायदान। महोदय, एक बात बताइए, गणित हम सब ने पढ़ी है, थोड़ी 10वीं तक तो सभी ने पढ़ी थी महोदय। 74 देश और 116वां पायदान, ऐसा कभी नहीं हो सकता महोदय। अगर 10 देश हैं तो 10 पायदान होंगे, 10 सूची बनेगी। लेकिन महोदय ये कहते हैं 74 देश में भारत का 116वां पायदान है। कहां से पायदान है?
महोदय ये क्या, कहां से ये आंकड़े ला रहे हैं? ये भारत सरकार ने तो ऐसे आंकड़े कभी नहीं दिए। और ये आंकड़े ये नहीं कि हमारी पार्टी ने ही आपस में बना के गूगल पे डाल दिए या भारत सरकार में डाल दिए, ये आंकड़ों के लिए भी अलग से कमेटी बनती है महोदय। महोदय फिर बात हुआ कानून पे। महोदय जब हम रेप केस की घटना की बात करें महोदय, तो ये सिर्फ एक मानवता के मानसिकता को दर्शाता है, ये भी दर्शाता है कि आज भी समाज वोट बैंक के लिए या विपक्ष वोट बैंक के लिए कितना नीचे गिर सकता है। महोदय जिस रेप घटना की ये बात कर रहे हैं, वो रेप घटना की महोदय उसको यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र बहल देख रहे थे महोदय। उसमें उन्होंने 15(1), 15(3) और 1956 एक्ट के तहत आईपीसी 302, 363 के तहत उन्हें लाइफ इंप्रिजमेंट, 7 साल की सजा को और 3 लाख रुपए जुर्माना महोदय दिया है। और ऐसा हुआ है, आगे होते रहेगा, चाहे वो विपक्ष की पार्टी होती तो होता, चाहे हमारी पार्टी है तो होता। महोदय जवाब मांगना गलत नहीं है, महोदय जवाब मांगना गलत नहीं है, लेकिन उस जवाब को ना सुनना गलत है महोदय। आप सवाल पूछिए, हम यहाँ पे जवाब देने के लिए खड़े हैं, लेकिन ये सवाल नहीं, ये स्टेटमेंट होता है महोदय। ये कहना कि बेटी सुरक्षित है, बेटी असुरक्षित है, ये महोदय प्रश्न नहीं है, ये उनकी स्टेटमेंट है। क्योंकि प्रश्न होता तो महोदय जवाब मिलता, लेकिन आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बेटी सुरक्षित नहीं है। कैसी बात है, कैसी बेटी सुरक्षित नहीं है? हर प्रति वर्ष महोदय 150 यूपीएससी सिर्फ महिला क्लियर करती हैं, इससे बेटी सुरक्षित नहीं है, ऐसे में महिला क्लियर कर जा रही हैं। अपॉर्चुनिटी पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी उतनी ही मिली है। फिर कहा कि हमारी पार्टी में महिलाओं को कब आगे मौका मिलेगा? महोदय पार्टी की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में किसी पार्टी के बीच में फूट डालना, अब देखिए महोदय इनके पास मुद्दा नहीं रहा कि क्या इनको घेरा जाए, तो ये हमारी पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को उठा रहे हैं। महोदय मुद्दा उठाना था तो ये उठाना था कि रेप घटना हुई तो आपने कितने टाइम के अंदर और कैसे और कितने कड़े कानून लगाए। नहीं, ये मुद्दा नहीं उठा। क्यों उठेगा? मुद्दा अगर उठ जाता तो इनके विपक्ष में तो हलचल मच जाती कि कैसे हुआ। महोदय कम से कम और कॉन्स्टिट्यूशनली वे के तहत उन्हें सजा मिलती है और आगे मिलती रहेगी। महोदय मैं आगे चलना चाहूंगा। कहा गया कि 6000 करोड़ हमने वेस्ट किए शिक्षा पे। महोदय ये स्टेटमेंट आप सुनिए, शिक्षा पे वेस्ट किए। कोई भी शिक्षा पे अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो वेस्ट नहीं है महोदय। इन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी स्कीम फेलियर था महोदय। अब मैं इनको उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था क्या? ये महोदय उनके लिए था, उस परिवार के लिए था, उन बेटियों के लिए था जो पढ़ना चाहती थी लेकिन किसी कारणवश पढ़ नहीं पाती थी महोदय। तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके कमलों से एक नई स्कीम स्टार्ट की गई। 2015 में हरियाणा में 100 करोड़ का मात्र बजट, सिर्फ 100 करोड़ का बजट बनाया था हमने महोदय। तब हमें सुनने में आता था कि 100 करोड़ वेस्ट किए, 100 करोड़ वेस्ट किए, क्या किए, ये किया महोदय। आज उसी 100 करोड़ के बजट को हमने 644 करोड़ बजट में बदल दिया महोदय। 1986 की एजुकेशन पॉलिसी अपना रहे थे, 1986 की। मैं ये नहीं कह रहा एजुकेशन पॉलिसी गलत थी ना, मेंटालिटी लोगों की ये थी कि नहीं भेजना है महोदय। तब भारत का रैंक हुआ करता था 73। 1986 की पॉलिसीज अपनाते थे महोदय। आज आप जान की चकित हो जाएंगे और विपक्ष को तो ये ज्ञात भी होगा, लेकिन वो इस बात को क्यों मानेंगे क्यों? फिर वोट कहां से मिलेगा? 33वां रैंक है भारत का, 33 रैंक, 73 से लेके 33 रैंक। आज 73 पे कजाकिस्तान है, आज 73 पे कजाकिस्तान है। एक समय हम हुआ करते थे महोदय। 33वां स्थान मायने रखता है अंडर डेवलप्ड कंट्री को 33वें स्थान तक लेके जाने के लिए मेहनत लगती है, सोच लगती है, अच्छी नीति लगती है। भारत का साथ चाहिए, भारत की जनता का साथ है जो यहां तक है और आगे भी रहेंगे महोदय। फिर इन्होंने कहा एजुकेशन बराबर नहीं मिलता महोदय। अगर पुरुष है और अगर महिला है तो भारत का संविधान ये नहीं कहता कि पुरुष को आगे अपॉर्चुनिटी मिले। महिला भी भारत की उस नागरिक है। 5वां मौलिक अधिकार है हमारा, 5th हमारा फंडामेंटल राइट्स है। 5th फंडामेंटल राइट्स हमारा ये कहता है कि सबको एजुकेशन मिले, सबको, सब में सब आते हैं, सब महोदय। इनका क्या है? इनको भारत के एजुकेशन पॉलिसीज पे कितनी फुर्सत? इनको तो अपने बच्चों को पढ़ाने बाहर भेजना है, इनको तो प्राइवेट सरकारी में बहस छेड़नी है। इनको ये नहीं कहना कि भारत एजुकेशन में मामलों में आगे बढ़ रहा है ना, इनको तो ये देखना है
कि किस तरीके से सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को नीचे गिराएं। ये कैसी मानसिकता है महोदय, कैसी मानसिकता है? हम सामने वाले की खूबियां देखने की बजाय खामियां देख रहे हैं। विपक्ष का काम क्या है महोदय? विपक्ष का काम ये होता है कि सामने वाले सत्ता पक्ष के जब कुछ अच्छे कार्य हो तो उनपे भी उनको बधाई दे। ये होता है विपक्ष का असली काम। लेकिन विपक्ष कर क्या रहा है? विपक्ष एक मौका ढूंढ रहा है। रेप जैसी घटना को संसद में आज पूरा देश देख रहा है महोदय। हम क्या भाषा दे, क्या हम यहाँ से मैसेज पहुंचा रहे हैं? यही कि रेप केस में तो हम घेरेंगे, पीएम को घेरेंगे, सबको घेरेंगे, होम मिनिस्ट्री को घेरेंगे। क्यों? रेप केस हो गया, अब तो हमें मौका मिल गया। मौका से कुछ नहीं होता महोदय, काम किया है हमने और तुरंत सजा दिलवाई है। और 24 के अंदर एफआईआर लिखा है। कहां कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं लिखी गई? कहां वुमेन्स की भी सुनी गई? वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी हर समय मिली है, आगे भी मिलती रहेगी। एक समय ये कह रहे हैं कि एक टाइम पीएम बने। अब ये तो जनता पे होना चाहिए कि उन्होंने आपको एक ही बार अपनाया, तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं महोदय? लगातार तो इन्होंने कहा कि पीएम को सिर्फ एक ही बार वोट मिला। पीएम को वोट मिला क्योंकि एक बार के कार्यकाल में समझ गए, एक बार के कार्यकाल में समझ गए कि आगे ये कार्य नहीं कर पाएंगे, तभी हमें मौका दिया महोदय, तभी हमें मौका दिया। फिर कहा गया कि भारत की जो शिक्षा है उस पर उंगली उठाई गई, 36% नीचे गिरा। फिर इन्होंने कहा पैसा वेस्ट किया, 37.7 ट्रिलियन भारत का बजट बना, 37.7 मिलियन महोदय। हमने तुरंत उसी टाइम पुलिस में महिला आरक्षण करवाया। हमने कहा जब पुरुष भर्ती हो रहे हैं तो महिला भी भर्ती होंगी। ऐसे कैसे? दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तब तो विपक्ष का ट्वीट नहीं देखा हमने, तब विपक्ष का हमने संसद में कभी नहीं कहा कि इन्होंने ये कार्य किए ना। कैसे कहेंगे? 10,300 लेके 34,800, 10,300 से 34,800 तक की तनख्वाह महिलाओं को मिल रही है। अभी भी उसका फायदा उठा रहे हैं वो। उज्ज्वला योजना और कितनी महोदय योजनाएं खत्म, संसद का कार्यकाल खत्म हो जाएगा लेकिन योजनाएं नहीं खत्म होंगी। ये किया है सत्ता पक्ष ने, ये काम किए इन्होंने महोदय। 15(1), 15(3) इतने कई आर्टिकल में गिनाने को आपको तैयार हूं जिसके तहत हमने कार्य किए हैं, आगे करते आ रहे हैं और आगे करते रहेंगे। 77.7% लिटरेसी रेट पहुंच गया महोदय, 77.7, 77.7% आउट ऑफ 100 देख रहे महोदय। और कई आज डेवलप्ड कंट्री ऐसी बैठी हैं जो ऐसे बेसिक चीजों के लिए अभी भी बात खा रहे हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट है, मार्केट है, लेकिन उसका क्या? मार्केट से कुछ नहीं होता महोदय, लोग से होता है, सोच से होता है, समाज से होता है। और भारत अपनी संस्कृति के लिए कितने सालों से जाना जाता है, ये बताने की लोड़ नहीं विपक्ष को। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करना। एनईपी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें भी क्रिटिसाइज, उसमें भी भारत ने पैसा बर्बाद किया। मतलब ये करे तो ठीक, हम करे तो गलत। बड़ा सही है महोदय। मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगा महोदय कुछ पॉइंट से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, महिला पॉक्सी वॉलंटियर 100 डिस्ट्रिक्ट में हमने चालू किया, अपनाया, सक्सेसफुल रहा। तब तो किसी की वो नहीं हुई, तब तो किसी विपक्ष से कभी आवाज नहीं सुनने को मिली कि हाँ काम किया है। नहीं, काम हुआ है ना, कैसे कहेंगे ना महोदय? एमपी 7.33 करोड़, बिहार 12 करोड़, पंजाब 5 करोड़, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी महोदय, 25 करोड़ की आबादी। वहां पे जब ऐसे कार्य हो रहे हैं और विद इन 24 आवर कोई भी आता है, हमारे पास महोदय कितने केस आए हैं, कितने केस आए हैं कि कहा गया है कि विपक्ष के नेता इसमें पकड़े गए, लेकिन हमने कभी भी ना, जब तक एविडेंस नहीं है तब तक कैसे हम मान ले कि ये पकड़े गए महोदय। जो भी न्यायपालिका में केस चल रहा है उसमें हमें उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और जब तक जजमेंट नहीं आ जाता हमें संसद में उस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी गरिमा का पालन नहीं कर रहे महोदय। मैं यही बात करते हुए धन्यवाद देना चाहूंगा आपका और विपक्ष का भी, और मैं आशा करता हूं कि विपक्ष इस बात को समझेंगे। Silence please, silence. Now question number 209, श्रीमान गौरव। सबसे पहले मैं सभापति महोदय आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे पक्ष सत्ता दल से प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मैं आपके द्वारा स्वास्थ्य मंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, परंतु उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहूंगा। बेहतर मेडिकल केयर की बात करें तो भारत देश गरीब लोगों के लिए है ही नहीं। सरकारी चिकित्सा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि उसमें कुछ होता ही नहीं, और बड़ी आबादी बोझ तले चरमरा रही है, और प्राइवेट में इलाज कराना तो इतना महंगा है कि अमीर इंसान भी गरीब हो जाए तो गरीबों का तो सवाल ही नहीं।
प्लीज यू कंटिन्यू। इस व्यवस्था में समस्या का कोई और छोर नहीं है। जिससे बात कीजिए उसका पहला सवाल यही होता है कि बात शुरू कहां से करें, और देश के हेल्थ सिस्टम में झोल ही झोल है। आप कहते हैं, आपके द्वारा कहा गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के घर बैठे इलाज करा सकते हैं, पर जरूरी तो नहीं कि हर कोई पढ़ा लिखा हो, और जो पढ़ा लिखा है जरूरी तो नहीं कि उसके पास, हर किसी के पास इंटरनेट सिस्टम या फिर मोबाइल ही हो। चलिए इस बात को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूर देहातों में टूटे फूटे हॉस्पिटल तो हैं, पर उनमें डॉक्टर नहीं है। साइलेंस यू कंटिन्यू। और एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं तो वहां पे भीड़ इतनी है कि नॉर्मल ओपीडी में दिखाने के लिए हफ्तों लग जाते हैं। आप अपने सवाल को सामने रखें। महोदय, मैं बस आपका 1 मिनट का समय दूंगा। जहां इलाज की गुंजाइश है वहां लोगों की जेब कट रही है, और WHO की रिपोर्ट बताता है कि महंगे इलाज के चक्कर में हर साल 32% लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। इलाज इतने महंगे हैं कि जानलेवा बीमारियों से बच जाए तो वह इंसान, उसकी सारी जमा पूंजी लुट जाती है। आपने कहा कोविड काल के दौरान हमने बहुत काम किया, परंतु आपने देखा, हमने सबने देखा कि लोग रोड पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए और बेड ट्रीटमेंट के लिए तड़प आ रहे हैं, और ऐसे ही कितने लोगों की मृत्यु हुई। मैं आपको आंकड़ा दिखाना चाहूंगा कि 35 लाख लोगों की मृत्यु हुई है बिना ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। आप अपनी बात जारी रखें। हालत यह है कि सरकारी अस्पतालों में भी हर 100 रुपए पर सिर्फ सरकार 22 रुपए ही खर्च करती है, और 78 रुपए खुद मरीज को ही खर्च करने पड़ते हैं, और उस 22 रुपए में भी ज्यादातर खर्च डॉक्टरों, नर्सों की सैलरी और बिल्डिंगों आदि पर खर्च हो रहा है। तो फिर कैसे मिलेगा अफोर्डेबल हेल्थ सिस्टम? और अगर सिस्टम में खाने का ऐसा है तो उसे ठीक करने की शुरुआत कहां से हो? मैं स्वास्थ्य मंत्री से यह सवाल पूछना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले वर्ष कितने डॉक्टरों की भर्ती की और कितने हॉस्पिटल बनाए। मैं आशा करूंगा कि मुझे संतोषजनक जवाब मिले, और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। कृपया शांति बनाए रखें। माननीय हेल्थ केयर मिनिस्टर। सबसे पहले मैं सभापति महोदय जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे विपक्ष के द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर देने का अवसर प्रदान किया। मैं विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि भारत में कुल 11,933 सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें से 7,787 अस्पताल सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। जैसा कि गौरव जी ने कहा कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर टूटे फूटे अस्पताल है, अथवा उन अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। तो जिन इलाकों में टूटे फूटे अस्पताल है, हमने वहाँ नए अस्पताल बनवाए हैं, अथवा वहाँ नए डॉक्टरों की नियुक्ति कराई है। हम उन डॉक्टरों को 5 साल तक के लिए परमानेंट जॉब देंगे, जिससे कि वे सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करें। साइलेंस प्लीज, कंटिन्यू। मैं विपक्ष को ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे गौरव जी ने कहा कि कोरोना काल में हमारी कई लोग ऑक्सीजन की वजह से मारे गए। इस बात का हमें बहुत ही खेद है, लेकिन हमने 55% ऑक्सीजन स्टोर कर रखी है, अथवा 45% ऑक्सीजन हमने विदेशों से इंपोर्ट भी करवाई है। गौरव जी ने कहा, साइलेंस। जैसे कि गौरव जी ने कहा कि एम्स जैसे अस्पतालों में इतनी भीड़ है कि वहाँ इलाज कराने में हफ्तों लग जाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में इतनी महंगाई है कि वहाँ जेब ढीली हो जाती है। सरकारी अस्पतालों का इलाज अच्छा नहीं है। तो इस हिसाब से तो गौरव जी अपना घर बैठकर ही काढ़ा पीकर अपना इलाज कर लेते होंगे, क्योंकि कृपया शांति बनाए रखें। क्योंकि गौरव जी को सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल या किसी भी अस्पताल से वो सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो लोग चल भी नहीं सकते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास फोन नहीं है या जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। शायद गौरव जी ये बात पढ़ना भूल गए कि कोरोना काल में 60,000 फोन और 40,000 टैबलेट भी सरकार ने बंटवाए हैं, जिससे कि जिन लोगों के पास फोन नहीं है उनको फोन मिल सके। फोन पढ़ाई के लिए भी थे अथवा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी थे। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते या जो लोग अनपढ़ हैं, मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। उन्हें सरकार उनका इलाज करवाएगी। जैसे कि गौरव जी को शायद ये बात नहीं पता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना आयुष्मान कार्ड योजना है। इस योजना के तहत जैसे कि गौरव जी ने कहा कि हर व्यक्ति
इतना ज्यादा गरीब हो चुका है कि वह अपना इलाज नहीं करा सकता या बहुत महंगाई बढ़ चुकी है इलाज के लिए, तो वे 5 लाख तक का फ्री इलाज पा सकते हैं अगर उन्होंने और आयुष्मान कार्ड या किया है। मैं गौरव जी को एक और बात बताना चाहूंगी कि कोरोना काल में जैसे कि इन्होंने हमारा काम तो नहीं देखा लेकिन खामियां सारी देखी हैं। तो कोरोना काल में हमारी सरकार ने जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगवाए जिससे कि लोग समय पर अपना टीकाकरण करवा सके और अब तक ये आंकड़ा 100 हमारी सरकार ने ऐसा काम किया है कि अब तक कोरोना के 100 करोड़ डोजेस लगाए जा चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ता रहेगा जब तक ये कोरोना है। मैं गौरव जी को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर काम करती आई है, कर रही है और आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद। Silence please. Now question number 228 श्रीमान अंकित। सबसे पहले मैं मैडम स्पीकर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे शिक्षा मंत्री से सवाल करने का अवसर दिया। मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री के शिक्षा व्यवस्था पर रोशनी डालना चाहूंगा। पहली बात तो ये मैडम स्पीकर, भारत शिक्षा में 174 देशों में 116वें पायदान पर है, 116वें स्थान पर है। भारत में केवल 56% लोग ही पढ़े लिखे हैं। मैडम स्पीकर, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी कोरोना काल आया था, उनमें ऑनलाइन क्लासेस लगी थी, तो उनमें उन बच्चों की क्या गलती जिनके पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन इत्यादि नहीं थे। इसमें शिक्षा मंत्री ने क्या उनकी सहायता करी, क्या उनके लिए बेनिफिट दिए, वो हमको जानने हैं। मैडम स्पीकर, जैसा कि हम सबको पता है कि बच्चे +2 के बाद बाहर अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। हमारे देश में ऐसा क्या नहीं है जो बाहर बच्चे पढ़ाई करना चाहेंगे। हमारे देश में अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, या अच्छी व्यवस्था नहीं है उन बच्चों के लिए जो हमारे देश में पढ़ना चाहे। हमारे देश का नाम रोशन ना करके बच्चे जाके बाहर पढ़ के उनका देशों का नाम रोशन करते हैं। ये शिक्षा मंत्री बताए कि हमारे देश में क्या उनके लिए सुविधाएं नहीं है। मैडम स्पीकर, जैसा कि भारत शिक्षा बजट में 11वें पायदान पर है, पर आप बोलते हैं भारत नंबर 1 है, तो शिक्षा मंत्री हमें ये बताइए कि भारत नंबर 1 कैसे है। आप बोलते हैं कि हमने शिक्षा का बजट 6000 करोड़ रखा है, बल्कि सरकारी पेजों के अनुसार अभी तक सिर्फ 2150 करोड़ ही खर्च हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है माननीय स्पीकर, कोरोना काल के संकट में शिक्षा मंत्री जी ने ऐसी क्या नीतियां लागू करी कि उन बच्चों का जिनके पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर इत्यादि उपलब्ध नहीं है कि उनको बेनिफिट्स मिले। साइलेंस प्लीज। माननीय एजुकेशन मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें विपक्ष द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर देने के लिए अवसर प्रदान किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार कभी भी कोई योजना या कोई नीति लाती है तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ लोग उम्र से तो बड़े हो जाते हैं किंतु उनकी जो समझ है वे उतनी ही रह जाती है। इसीलिए हम विपक्ष को बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विस्तार कर चुकी है और आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने एक राष्ट्रीय नीति चलाई है जिसे 29 जुलाई 2020 को 34 वर्षों के अंतराल के बाद एक नई राष्ट्रीय नीति लेकर आई। यह पॉलिसी 21वीं सदी के युवाओं के लिए एक वरदान साबित हुई है। साइलेंस प्लीज। इस पॉलिसी को छात्र छात्राओं की जरूरतों, आशाओं को पूरा करने का पूरा प्लान इस नीति में शामिल है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के युवा वर्ग की आवश्यकताओं पर इतना जोर दिया। महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन्होंने जैसा कि बात की कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षाओं में क्या क्या हमने सुधार किए, तो कृपया ध्यान से सुने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता तथा प्रोत्साहन दोनों दिया गया है, जिसके सफल परिणाम कोरोना महामारी के दौरान ही देखे गए। हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया प्रोग्राम PME विद्या कार्यक्रम, जिसके द्वारा ऑनलाइन, टेलीविजन एवं कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से पढ़ना लिखना जारी रहा, क्योंकि कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन की ऐसी व्यवस्था थी जिसके भीतर सभी लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन शिक्षा फिर भी रुकी नहीं।
तब भी उन्हें ऑनलाइन, टेलीविजन एवं कम्युनिटी रेडियो के द्वारा पढ़ना लिखना जारी रहा उनका, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हम विपक्ष को बताना चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, जिसे वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा, जिसमें पाठ्यक्रम पर आधारित 1,85,000 से ज्यादा ई-कॉन्टेंट 32 भाषाओं में उपलब्ध कराए, जिसकी संख्या 200 करोड़ से 300 करोड़ हो गई है। महोदया, महामारी के दौरान भी जेईई और एनईटी के ऑनलाइन परीक्षाएं ली गई, जिसके द्वारा विद्यार्थियों का सत्र खराब नहीं हुआ। और जैसा कि विपक्ष ने यह प्रश्न किया कि कॉलेजेस के लिए क्या किया जा रहा है, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा कि हमारी सरकार उन कॉलेजेस के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। कि ऑनलाइन शिक्षण कॉलेजेस के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म बनाया, जिसको स्वयं MOOC पोर्टल, जिसमें 814 डिप्लोमा और डिग्री उपलब्ध है। इसमें 19 लाख स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट कराया। इस राष्ट्रीय नीति में सार्थक की भी रचना हुई महोदया। इसी नीति के द्वारा एक और नीति की भी शुरुआत हुई, जिसे हमने निपुण भारत की शुरुआत कहा गया, जिसका उद्देश्य बच्चों को समझ के साथ पढ़ाने के तरीके अपनाएं। जैसा कि इन्होंने ऐसा कहा कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है, तो हम बताना चाहेंगे कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय था कि पहली बार शिक्षकों को एक्सप्लोर करने और चेंज करने की स्वतंत्रता मिली है। महोदया, किसी भी देश के विकास का पैमाना उसकी शिक्षा व्यवस्था ही होती है। इसे हमारी सरकार ने अच्छे से समझा है। इसी प्रकार हम बताना चाहेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि जैसी नींव मजबूत होती है, वैसे ही इमारत मजबूत बनती है, जिसमें बच्चे इस नीति में बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा, जिसे मल्टीलिंगुअलिज्म होगा, जिसमें बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात कर सकेंगे और यही उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, ताकि बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। हम यह जानकारी देना चाहेंगे कि एक बच्चे का 85% ब्रेन डेवलपमेंट 6 साल से पूर्व ही हो जाता है। इसको देखते हुए हमारी सरकार ने शिक्षा की पुरानी पॉलिसी को बदलकर अब एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। एक बच्चे को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया। जैसे पहले 10+2 था, उसे अब 5+3+4 किया गया है। पहले 6 से पहले 6 से 18 उम्र तक की शिक्षा का उद्देश्य होता था, जो 3 से 18 उम्र हो गई है। इसमें बच्चों को आउटपुट एक्टिविटीज कराई जाएंगी। नीति में बच्चों को 6th क्लास से ही, जैसे इन्होंने बोला कि बच्चों को हम बाहर की जो एक्टिविटीज होती है वह नहीं कराते हैं, या तो उन्हें ये सब चीजें करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जैसे कोडिंग, डाटा साइंस। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने अब बच्चों को 6th क्लास से ही कोडिंग, डेटा साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट के वोकेशनल कोर्सेज शामिल कर दिए हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने ऐसा कहा कि कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमी आई, किंतु ऐसा नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान की रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। उच्च शिक्षा संस्थाओं में कोरोना संबंधी अनुष्ठान किए गए, जिससे हमारी कई संस्थाओं में ग्लोबल रैंकिंग में सुधार हुआ है। और मैं समझती हूँ कि जब भारतीय भाषाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, क्योंकि किसी भी देश के शिक्षा का ढांचा उसकी भाषाओं के आधार पर ही होता है। तो हम आपको कहते हैं कि इस नीति को साकार बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पूरी ताकत से काम किया है और आगे भी करती रहेगी। हम आपको यदि आंकड़ों की बात कही जाए तो हम आपको बताते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारे देश में केवल 56% ही शिक्षा का दर है, किंतु ऐसा नहीं है। यह 77.7% हो गया है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस नई नीति में देश के 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, महोदया,
235 श्रीमान विवेक। सबसे पहले मैं सभापति महोदय जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पक्ष के लोगों से प्रश्न पूछने के लिए अवसर दिया। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। भारत में महंगाई सबसे अहम मुद्दों में से एक है। महंगाई लंबे समय से नहीं बल्कि बड़ी दिक्कतों में से एक रही है। माननीय महोदय जी, ऐसे में आप जानते हैं कि कब कब मनुष्य महंगाई ने भारत की जनता को परेशान किया है। मैडम स्पीकर, बाजार में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा महंगाई पर ही हो रही है। सब्जी की दुकान से लेकर पेट्रोल पंप तक हर कोई महंगाई पर ही बात कर रहा है। कृपया शांति बनाए रखिए। आप अपनी बात जारी रखिए। हाल ही के दिनों में कई चीजों के दाम में काफी बढ़ोतरी हुई है, जैसे नींबू 250 रुपए किलो, पेट्रोल 105 रुपए लीटर आदि। माननीय महोदय जी, महंगाई आज से नहीं बल्कि लंबे समय से भारत की समस्या है और चुनाव से लेकर सामाजिक मुद्दों में महंगाई का नाम शामिल होता है। माननीय महोदय जी, आप आज की महंगाई वित्त मंत्री से आज की महंगाई और बढ़ती कीमतों को तो देख रहे हैं। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहूंगा, क्या आप बता सकती हैं कि 2014 महंगाई आज तक बढ़ती ही जा रही है? 2014 में जो नींबू 50 रुपए किलो थे, आज 250 रुपए किलो है। क्या आप बता सकती हैं कि महंगाई माननीय, तो आप ही बताइए महंगाई को रोके कैसे। धन्यवाद। Members keep silent. माननीय फाइनेंस मिनिस्टर। Very good morning to our honorable speaker, all the cabinet minister, former minister, and the people present here. Before answering my member of opposition, I would like to thank our honorable speaker for giving me the opportunity to answer my question. I would surely listen to whatever happens here and would surely find an outcome. Well, I would like to tell my member of opposition that our government has been working for this, and so that every single individual can survive. In this now let us take the current scenario. In this pandemic situation, where the people below poverty line could not afford their food, our government supplied them with free food. Supplied them, Silence, please. and our government provided and credited 500 rupees every month to their accounts. I think this much is enough. Looking at the current scenario, where people were at their home, where our economy was very down, still we made this effort so that every single people below poverty line can survive. आप अपनी बात को जारी रखें। A scheme, and leave this all. Let me tell you before the scenario, what the scenario was. Let me tell you about the scheme made by our government, by our Prime Minister, naming Manrega scheme, which was launched in 2005. In that scheme, people below poverty line people were given work for total of 100 days. I think this is